औरत जिसने शेर खान और गुल खान के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया था और अपना नाम हशमत बीबी बताया था, उन भारतीय दहशत गर्दों की साथी थी और उसका असल नाम राम दुलारी था। राम दुलारी मुकुंद लाल के पास बैठ गई, कहने लगी, पुलिस को हमारे खुफिया ठिकाने का खोज मिल गया था। आज तड़के तड़के अचानक छापा पड़ गया, बाकी सारे मारे गए हैं। जमनाद उसमें बहुत जख्मी हो गया है, वो लोग उसे उठाकर ले गए हैं। दोनों भारतीय दहशत गर्द परेशान हो गए। मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, तुम कैसे बच गई हो? उस औरत यानी राम दुलारी ने कहा, मैंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके रोते हुए कहा कि मेरा नाम हशमत बीबी है, ये लोग मुझे अगवा करके यहाँ लाए हैं, इस तरह मेरी जान बच गई। मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा गांव करीब ही है, मैं वहाँ स्कूल में उस्तानी हूँ। उन्होंने मुझे जीप में बिठाया और मैं एक गांव के करीब उतर गई और वहाँ से यहाँ पहुँच गई हूँ। एक दहशतगर्द ने पूछा, तुम्हारा पीछा तो नहीं हो रहा था? नहीं, राम दुलारी ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मैंने तसल्ली कर ली है। मुकुंद लाल सर हिलाते हुए अफसोस के साथ बोला, ये बहुत बुरा हुआ। जमुना दास मूर्ख है, बेवकूफ है, इन लोगों की वजह से अब हम यहाँ खतरे में हैं। दूसरा भारतीय दहशतगर्द जिसका नाम रामू था कहने लगा, मुकंदे, हमें फौरन कोई दूसरा खुफिया ठिकाना तलाश करना होगा। मुकुंद लाल बोला, ऐसा करना पड़ेगा। उसने राम दुलारी से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो लोग कौन थे? पुलिस थी या कमांडो थे? राम दुलारी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो पुलिस की कमांडो पार्टी थी। मुकुंद लाल ने दूसरा सवाल किया। इन लोगों की बातों से कुछ जाहिर होता था कि वो जमुना दास को कहाँ ले जा रहे हैं। राम दुलारी ने एक सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद कहा, वो किसी अस्पताल का जिक्र कर रहे थे कि इस काफिर को जल्दी अस्पताल ले चलो। अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे। रामू ने पूछा। राम दुलारी बोली, नहीं, वो अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे, हाँ किसी तंजीम का जिक्र कर रहे थे और उनके पार्टी लीडर ने अपने साथी से कहा था कि उसे तंजीम के अस्पताल ले जाना है। मुकुंद लाल फौरन बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी तंजीम है और इसका अस्पताल किस जगह पर है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भारत के ये हिंदू दहशतगर्द बड़ी सही उर्दू बोल रहे हैं, ऐसी उर्दू जो पाकिस्तान में बोली जाती है और जिसमें हिंदी के अल्फाज बिल्कुल नहीं होते। इसकी वजह यह है कि भारत की हुकूमत जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में स्मगल करती है, उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों के रहन सहन के तरीके भी बताए जाते हैं, उनका हुलिया भी मुसलमानों वाला बनाया जाता है और उन्हें इस्लाम के बारे में जरूरी मालूमात भी मुहैया की जाती हैं। और इसके अलावा ऐसी उर्दू सिखाई जाती है जिसमें हिंदी के अल्फाज नहीं होते। उन्हें सख्ती से ताकीद की जाती है कि जब तक वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू पंजाबी में ही एक दूसरे से बात करें। ये सारे के सारे भारतीय पंजाब के रहने वाले हिंदू थे और इन्हें वो पंजाबी और लबो लहजे की भी ट्रेनिंग दी गई थी जो पंजाबी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बोली जाती है। राम दुलारी भी भारतीय पंजाब की रहने वाली थी। उसने अमृतसर के एक कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया था और दिल्ली जाकर भारत की पाकिस्तान दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन रॉ में शामिल हो गई थी। वो अंग्रेजी के अलावा पाकिस्तानी पंजाबी और पाकिस्तानी उर्दू में बड़ी महारत से बातचीत कर सकती थी। जब राम दुलारी ने अपने पार्टी लीडर दहशतगर्द मुकुंद लाल को सारी कहानी सुना दी तो मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, मैं तुम्हारे सुपुर्द एक काम कर रहा हूँ जिसे अपनी जान पर खेल कर तुमने करना है और इस काम को कामयाबी से पूरा करने के वास्ते जितनी आसानियां और सहूलतें तुम्हें मिल सकती हैं, हम में से किसी को नहीं मिल सकती। राम दुलारी ने कहा, मुकुंद लाल जी आप काम बताएं। मुकुंद लाल ने कहा, ये बात हमें भी मालूम है और तुम भी जानती हो कि इस वक्त हमारी पार्टी का एक अहम तरीन आदमी पाकिस्तानी कमांडो पुलिस की कैद में है और पुलिस उससे पूछगिछ जरूर करेगी। अगर उसकी जबान खुल गई और पुलिस के तशद्दुद से घबराकर उसने हमारे राज उगल दिए तो न सिर्फ ये कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा बल्कि हमारा सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा और हमारे मुल्क भारत को जबरदस्त धचका लगेगा। इसलिए तुम्हें हर हालत में पाकिस्तान के इस कमांडो तंजीम के अस्पताल में जाकर अपने आदमी जमुना दास को कत्ल करना है ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी और सारा खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। राम दुलारी ने कहा, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये अस्पताल कहाँ पर है। मुकुंद लाल ने कहा, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इस शहर के भी कोने कोने से वाकिफ हूँ और मैंने ये अस्पताल देखा हुआ है। तुम वहाँ वही मुसलमान औरत हशमत बीबी बनकर जाओगी जिसको पुलिस कमांडोज ने भारतीय दहशतगर्दों से आजाद कराया था। वो लोग तुम्हारी शक्ल सूरत से वाकिफ हैं। उन्हें तुम पर यकीन है कि तुम एक मुसलमान औरत हो और दहशतगर्द तुम्हें अगवा करके ले गए थे। वो तुम पर भरोसा करेंगे। तुम उनके इस भरोसे से फायदा उठाकर अस्पताल के उस वार्ड या उस कमरे तक पहुंचोगी जहां जमुना दास बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़ा है। राम दुलारी कहने लगी, मगर मैं उसे कत्ल कैसे करूंगी? मुकुंद लाल बोला, इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने दहशतगर्द रामू से कहा, कोने वाले बक्स में से प्लास्टिक का छोटा डिब्बा निकाल कर मेरे पास आओ। दहशतगर्द रामू जो करीब ही बैठा हुआ था उठकर कोने में गया और वहाँ जो बक्स रखा हुआ था उसमें से प्लास्टिक का नीले रंग का डिब्बा निकाल कर ले आया। दहशतगर्दों के लीडर मुकुंद लाल ने डिब्बे को खोला, उसके अंदर से एक और लंबी सी डिब्बी निकाली। इस डिब्बी को खोलकर उसमें से जर्द रंग के टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ उंगली के बराबर साइज का सिरिंज निकाल कर राम दुलारी को दिखाते हुए कहा, तुम ये देख रही हो, इसमें पहले ही से सफेद रंग की एक दवाई भरी हुई है।
یہ زہر ہے، ایسا زہر جو انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصابی نظام کو توڑ پھوڑ کر 1 سیکنڈ کے اندر اندر اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ تمہیں یہ انجیکشن اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ تم ہسپتال جا کر ان کمانڈوز کو اپنا آپ دکھاتے ہوئے ان کے سامنے سے اس طرح گزرو گی جیسے تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اگر فرض کر لیا کہ ان میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہوگا وہ تمہیں کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے گا تو تم خود ان کے پاس چلی جاؤ گی اور ان لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرو گی کہ انہوں نے دہشت گردوں سے تمہاری جان بچائی۔ تم ان پر اپنی باتوں سے یہ اثر ڈالنے کی کوشش کرو گی کہ جیسے تمہیں بھارتی دہشت گردوں کے کئی ایک ٹھکانوں کا علم ہے جہاں وہ تمہیں اپنے ساتھ لے لے کر پھرتے رہے ہیں۔ وہ لوگ ضرور تم سے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے اور ممکن ہے تمہیں اپنے ساتھ بھی چلنے کے لیے کہیں، لیکن ان کے ساتھ جانے سے پہلے تمہیں یہ معلوم کر کے کہ جمنا داس کس وارڈ میں ہے وہاں جا کر اس کو یہ انجیکشن لگا کر اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اگر فرض کر لیا کہ تمہیں اس وقت جمنا داس کے قریب جانے اور اسے ہلاک کرنے کا موقع نہیں ملتا تو تم پولیس کمانڈو کے ساتھ جہاں وہ لے جائیں چلی جاؤ۔ تم ایک تو ان کی دہشت گردوں یعنی ہمارے خلاف جو بھی سرگرمیاں اور اسکیمیں ہیں وہ معلوم کر کے ہمیں ان سے آگاہ کرو گی اور دوسرے خود ان کے کمانڈوز کے بارے میں معلومات حاصل کرو گی کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کر سکیں۔ باقی تم تربیت یافتہ دہشت گرد عورت ہو، تمہیں خود معلوم ہے کہ تمہیں اور کیا کیا کچھ کرنا ہوگا۔ رام دلاری نے کہا، اگر فرض کر لیا کہ ہسپتال میں مجھے ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ملتا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مکند لال نے زہریلے انجیکشن کو ٹیشو پیپر میں دوبارہ لپیٹتے ہوئے کہا، اس صورت میں تم یہاں واپس آ جاؤ گی اور دوسرے دن پھر ہسپتال جا کر ان پولیس کمانڈوز کا سراغ لگاؤ گی۔ وہ لوگ ابھی جمنا داس کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جن 6-7 پولیس کمانڈوز کو تم نے دیکھا ہے اور جنہوں نے تمہیں دیکھا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہسپتال کے کسی وارڈ میں ہوگا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ پولیس کمانڈوز نے جمنا داس کو کسی اسپیشل کمرے میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت رکھا ہوگا۔ یہ ہسپتال زیادہ بڑا ہسپتال نہیں ہے، وہاں 6-7 ہی پرائیویٹ کمرے ہیں۔ تمہیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں اور جمنا داس کا کمرہ کون سا ہے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہسپتال کس جگہ پر ہے۔ اس کے بعد مکند لال نے رام دلاری کو تنظیم کے ہسپتال کا سارا پتہ اور محل وقوع بتا دیا، پھر کہا کہ یہ ایک نیم خیراتی ہسپتال ہے، تم وہاں اپنی بیمار والدہ کی دوائی لینے کے بہانے جا سکتی ہو۔ وہ لوگ تمہیں وہاں دیکھ کر تم سے ضرور پوچھیں گے کہ ابھی صبح کو وہ لوگ تمہیں تمہارے گاؤں کے پاس چھوڑ کر آئے تھے تو اب تم ہسپتال کیسے آ گئیں؟ تم انہیں کہنا کہ میری ماں میری جدائی میں سخت بیمار پڑ گئی تھی، میں جب گھر پہنچی تو اس کی حالت خراب تھی، میں اس کے لیے ہسپتال سے دوائی لینے آئی ہوں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم غریب لوگ ہیں، کسی ڈاکٹر کو گھر نہیں بلا سکتے، آگے تم بہتر اداکاری کر سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ جمنا داس ابھی جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ شدید زخمی ہے، ابھی پولیس کمانڈوز نے اس سے پوچھ گچھ شروع نہیں کی ہوگی، اس لیے ہم بے خوف و خطر ہو کر اس خفیہ تہہ خانے میں رہ سکتے ہیں۔ ہم اسی جگہ تمہارا انتظار کریں گے، اس دوران اگر خطرے کی کوئی بات ہوئی تو تم ہمیں جیسے بھی ہو سکے گا فوراً اطلاع کرو گی۔ رام دلاری نے کہا، ٹھیک ہے۔ مکند لال نے زہریلے انجیکشن کی سوئی کے اوپر پلاسٹک کی چھوٹی سی ٹوپی چڑھا کر اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ دیا، اس کے بعد اسے کپڑے کے چھوٹے رومال میں لپیٹا اور رام دلاری کو پکڑاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھ لو جہاں آسانی سے کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ رام دلاری نے رومال میں لپٹا ہوا سرنج لیا اور اسے بڑے آرام سے اپنے گریبان کے اندر انگیا میں چھپا لیا۔ مکند لال نے کہا، اب تم پیچھے جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے یہی رہنے دینا، ان کپڑوں میں پولیس کمانڈو تمہیں جلدی سے پہچان لیں گے، ناشتہ وغیرہ بھی کر لینا، تمہیں معلوم ہے کہ صبح کے وقت ہم کہاں اور کس طرح ناشتہ کرتے ہیں۔ حشمت بی بی جو اصل میں بھارتی دہشت گردوں کی ساتھی رام دلاری تھی، اٹھ کر تہہ خانے سے باہر نکلی اور کھنڈر کے صحن میں سے ہی گزر کر پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں گھس گئی جس کے اوپر جنگلی بیلیں چڑی ہوئی تھی اور کوٹھڑی باہر سے بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کوٹھڑی میں ایک جالی دار چھوٹی الماری تھی جس کے اندر ایک میٹھی چٹنی کا ڈبہ اور ایک آم کے اچار کا ڈبہ پڑا تھا۔ ایک پتیلی کے اندر رومال میں لپٹی ہوئی 6-7 چھوٹی روٹیاں تھیں، پاس ہی پانی سے بھری ہوئی مٹی کی جھجری پڑی تھی۔ رام دلاری نے اس میں سے پانی ایک پیالے میں ڈال کر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو انگلی سے کنگھی کی، پھر وہیں بیٹھ کر آم کے اچار سے روٹی کھائی، پانی پیا اور واپس مکند لال کے پاس تہہ خانے میں آ گئی۔ کہنے لگی، میں جا رہی ہوں۔ مکند لال نے بٹوے میں سے 60-70 کے قریب کرنسی نوٹ نکال کر اسے دیے اور کہا، اسے بھی سنبھال کر رکھ لو، میں نے تمہیں زیادہ پیسے اس لیے نہیں دیے کہ پولیس کمانڈوز کو تم پر شک پڑے، ایک غریب استانی ہو، تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ اب جاؤ، بھگوان تمہاری مدد کرے گا۔ رام دلاری نے ہاتھ جوڑ کر مکند لال اور رامو کو پرنام کیا اور تہہ خانے کا زینہ چڑھنے لگی۔ تہہ خانے سے نکل کر وہ کھنڈر کے صحن میں آ گئی۔ صحن اسی طرح اجاڑ پڑا تھا، وہ اس راستے سے باہر نہ نکلی جس سے کھنڈر میں داخل ہوئی تھی، بلکہ ایک دوسرے خفیہ راستے سے باہر نکل گئی۔ اس طرف بھی ایک اجاڑ میدان تھا،
वो मैदान के किनारे किनारे उगी हुई झाड़ियों के साथ साथ चलती उस कच्चे रास्ते पर आ गई जो टाली के दरख्तों के जखीरे के पहलू से होकर आगे सड़क पर निकल जाता था। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी। जहाँ से राम दुलारी ने एक रिक्शा लिया और कमांडो तंजीम की नीम खैराती अस्पताल पहुँच गई। राम दुलारी को नई दिल्ली में खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से जो काम वो कर रही थी उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसे मालूम था कि ऐसे मौके पर उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने माँ की बीमारी के बहाने अस्पताल आने की जगह एक और स्कीम जहन में सोच ली थी। अस्पताल एक बड़ी कोठी की तरह था जिसके बाहर सहन में एक दो स्कूटर और एक दो गाड़ियां खड़ी थी। वो अस्पताल में दाखिल हुई और चेहरे पर परेशानी के आसार तारी करके अस्पताल की राहदारी में से गुजरने लगी। वो एक वार्ड के बाहर से भी गुजरी। अस्पताल के कुल 3 वार्ड थे। उसने तीनों वार्ड फिर कर देख लिए। उसे पुलिस कमांडो के वो आदमी जिन्होंने खुफिया ठिकाने पर सुबह के वक्त छापा मारकर उसके साथियों को हलाक किया था और उसे वहां से निकाला था, यानी शेर खान और गुल खान और दूसरे कमांडोज कहीं नजर न आए। उन सब की शक्लें राम दुलारी को अच्छी तरह से याद थी। वो एक दूसरी राहदारी में आ गई। वहाँ खामोशी थी। एक जगह उसे पुलिस का एक सिपाही कमरे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठा नजर आया। राम दुलारी फौरन समझ गई कि जमुना दास इसी कमरे में जेरे इलाज है, वरना इस कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बिठाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ और कोई नहीं था। राम दुलारी मुंह लटकाए पुलिस कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। उसने पूछा, भाई मियां मोहम्मद बशीर नाम का एक कंपाउंडर है, वो किस वार्ड में मिलेगा? कांस्टेबल ने कहा, बीबी अस्पताल के किसी आदमी से पूछो, मुझे नहीं मालूम। राम दुलारी जानबूझकर वहीं खड़ी रही। कहने लगी, मोहम्मद बशीर मेरे फूफड़ का भांजा है, वो इसी अस्पताल में कंपाउंडर है। सारा अस्पताल छान मारा है, खुदा जाने कहाँ चला गया। कांस्टेबल ने इधर उधर देख कर कहा, बीबी वहाँ अस्पताल का दफ्तर है, वहाँ जाकर मालूम करो। इतने में सामने से सिविलियन कपड़ों वाले 2 आदमी आते नजर आए। अगर से राम दुलारी ने शेर खान और गुल खान को कमांडो के यूनिफॉर्म में देखा हुआ था, मगर उसने सिविलियन कपड़ों में भी उन्हें पहचान लिया। शेर खान और गुल खान जब करीब आए तो उन्हें देखकर कांस्टेबल उठ खड़ा हुआ। शेर खान और गुल खान ने भी राम दुलारी को देखते ही पहचान लिया। हशमत बीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तो हमने तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ा था। राम दुलारी ने चेहरे पर परेशानी तारी करते हुए शेर खान और गुल खान को अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर बोली, भाईजान क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। आपने तो खुदा खौफी करके मुझे इन काफिर कुत्तों से बचा लिया था, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मकान पर ताला लगा हुआ था। एक हमसाई ने मुझे बताया कि मेरे गुम हो जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट गई। गम से उनका बुरा हाल हो गया। घर में और कोई नहीं था। इन गरीबों की कौन सुनता। गांव वाले बातें बनाने लगे कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। तंग आकर मेरे माँ बाप मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए। शेर खान ने कहा, बीबी तुमने मालूम नहीं किया कि वो कहाँ गए हैं? हो सकता है तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर चले गए हों। राम दुलारी ने कहा, नहीं जी, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं। मैं ही माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह जाने मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। गुल खान ने पूछा, तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रही हो? राम दुलारी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, माँ जी ने एक बार बताया था कि इस अस्पताल में हमारे एक दूर के रिश्तेदार कंपाउंडर लगा हुआ है, बस सुबह से उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। शेर खान ने पूछा, वो नहीं मिला? राम दुलारी ने कहा, जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि इस नाम का यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, उसका नाम मोहम्मद बशीर है। भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे मोहम्मद बशीर का पता कर दो। अगर वो न मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले तो मुझे अपने मकान में घुसने न देंगे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे गांव की बदनामी हुई है। शेर खान ने पहरे पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से कहा कि वो अस्पताल के दफ्तर में जाकर मोहम्मद बशीर कंपाउंडर के बारे में पता करे। कांस्टेबल राइफल संभालता एक तरफ चल दिया। शेर खान ने राम दुलारी से कहा, हशमत बीबी यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। राम दुलारी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, कहती हुई स्टूल पर बैठ गई और थोड़ी सी गुस्सीली आवाज बनाकर पूछने लगी, वो कुत्ता काफिर जिसको तुम अस्पताल लेकर गए थे मरा है या नहीं? शेर खान ने कहा, वो अभी जिंदा है लेकिन बेहोश है। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर वास्ते डालते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उस काफिर कुत्ते को जिंदा न छोड़ना। फिर वो ज़ारो कतार झूठे आंसू बहाने लगी। बोली, इन काफिरों ने मेरी इज्जत खराब कर दी है, खुदा जाने मुझे कहाँ कहाँ लेकर फिरते रहे। इनके आदमियों ने हर जगह मेरी इज्जत लूटी है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और राम दुलारी हिचकियां लेने लगी। वो बड़ी माहिर अदाकारा की तरह अदाकारी कर रही थी। शेर खान ने कहा, बीबी तुम फिक्र न करो, हमने तो कुछ मार दिए हैं, बाकी काफिरों को भी खत्म कर देंगे। गुल खान ने पूछा, बीबी ये लोग तुम्हें कौन कौन से शहर में ले गए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? राम दुलारी ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो वो छुपा कर रखते थे, बंद गाड़ी में फिरते रहते थे। इतना याद है कि कराची भी गए थे और एक बार रावलपिंडी भी मुझे ले गए थे। हर जगह इन काफिरों के साथ ही खुफिया जगहों पर मौजूद होते थे। शेर खान ने अंग्रेजी में अपने नायब गुल खान से कहा, इस औरत से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं, मेरा ख्याल है हमें इसे हेडक्वार्टर ले चलना चाहिए। राम दुलारी अंग्रेजी जबान समझती थी। वो भी यही चाहती थी कि उनके साथ जाकर उनका हेडक्वार्टर देखे, उनका भरपूर एतमाद हासिल करे और दहशतगर्दों के खिलाफ जो वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं उनसे मुकंदलाल को आगाह कर दे, ताकि जहाँ छापा पड़ना हो उन्हें पहले से मालूम हो जाए और वो वहाँ से फरार होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। इतने में पुलिस कांस्टेबल वहाँ आ गया। उसने बताया कि अस्पताल के दफ्तर वाले कहते हैं कि मोहम्मद बशीर नाम का कोई कंपाउंडर यहाँ नहीं है। राम दुलारी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और रोते हुए बोली,
हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊंगी, मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं। शेर खान ने कहा, घबराओ नहीं हशमत बीबी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। हमारी एक बहन जहाँ करीब ही रहती है, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता तुम आराम से वहाँ रहना, वहाँ तुम्हारे आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। राम दुलारी ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ये उसे मालूम था कि वो अस्पताल के इसी कमरे में जेरे इलाज है, लेकिन कमरे के बाहर पहरा लगा था। उसने यही सोचा कि फिलहाल वो शेर खान वगैरह के साथ चली जाती है, उसके बाद दूसरे दिन कोई बहाना बनाकर अकेली अस्पताल आएगी। पुलिस कांस्टेबल ने उसे शेर खान के साथ बातें करते देख ही लिया था। वो उसे जमुना दास के कमरे में जाने की शायद इजाजत देते। इतनी देर में वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम कर देगी। शेर खान ने उसे जो पेशकश की, उसके जवाब में राम दुलारी ने बड़े अफसुर्दा लहजे में कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहते हैं ठीक है। शेर खान ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठो, अभी चलते हैं। शेर खान और गुल खान कमरे में चले गए। भारतीय दहशतगर्द को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक नर्स उसके पास बैठी थी। शेर खान ने धीमी आवाज में नर्स से पूछा, अब इसका क्या हाल है? नर्स ने कहा, सर डॉक्टर साहब अभी चेक करके गए हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक इसे होश आ जाएगा। शेर खान और गुल खान एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है हम हशमत बीबी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले देते हैं, क्या ख्याल है? गुल खान ने कहा, मेरा ख्याल यही है। जब तक शेर खान और गुल खान मरीज के कमरे में रहे, राम दुलारी बाहर स्टूल पर बैठी बड़े गौर से कमरे के बंद दरवाजे का जायजा लेती रही। जहरीला इंजेक्शन उसके गिरबान के अंदर लिबास के पीछे मौजूद था, मगर उस वक्त इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं था। शेर खान और गुल खान कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े पुलिस कांस्टेबल को हिदायत की कि सिवाय डॉक्टर और नर्स के और किसी को कमरे के अंदर न जाने दिया जाए। फिर राम दुलारी से कहा, आओ हशमत बीबी हमारे साथ। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठे और सीधे शहर की एक मॉडर्न कॉलोनी में वाक़ मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। शेर खान ने राम दुलारी को मिसेस अंजुम के हवाले करते हुए कहा, ये हमारी मेहमान है, ये कुछ दिन आपके हॉस्टल में रहेगी। मिसेस अंजुम उधेड़ उम्र की खातून थी। उसे मालूम था कि शेर खान कौन है। उसने कहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बीबी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। राम दुलारी भी हशमत बीबी की पूरी अदाकारी कर रही थी। शेर खान की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखकर बोली, भाईजान जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप का जरूर पता करा दें, अल्लाह जाने उन पर क्या बीत रही होगी। शेर खान ने कहा, हम उनको तलाश कर लेंगे बीबी, तुम हौसला रखो। शेर खान और गुल खान राम दुलारी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़कर अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर में आ गए और सारा वाकया कमांडिंग ऑफिसर को बयान किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस औरत की मदद से हमें मुल्क में भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों का सुराग मिल सकता है। गुल खान ने कहा, सर हम इसे कल यहाँ ले आएंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, नहीं, यहाँ इसे लाया गया तो हो सकता है कि वो घबरा जाए, हम खुद गर्ल्स हॉस्टल चले जाएंगे। मिसेस अंजुम के ऑफिस में बैठकर हशमत बीबी से बात करेंगे। दूसरे दिन कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर ने मिसेस अंजुम से कहा, हमें हशमत बीबी से कुछ जरूरी बातें करनी है, उसे ऑफिस में बुला दें। मिसेस अंजुम समझ गई कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कहने लगी, मैं उसे बुलवाती हूँ, आप साथ वाले कमरे में बैठ जाएं। तीनों मुजाहिद साथ वाले छोटे से कमरे में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद राम दुलारी भी आ गई। शेर खान ने उसे कमांडिंग ऑफिसर का तारुफ करवाते हुए कहा, हशमत बीबी ये सरकारी अफसर हैं, इनका काम गुमशुदा लोगों का खोज लगाना है। ये तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे, जो ये पूछे इन्हें बताती जाओ। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। राम दुलारी ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अंदर से वो समझ गई थी कि ये इन लोगों की कमांडो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर है, जो उससे उसके साथी दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। कमांडिंग ऑफिसर पहले तो राम दुलारी यानी हशमत बीबी के माँ बाप के बारे में पूछता रहा कि उनका हुलिया क्या है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे किन रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देती रही। आखिर इधर उधर की बातों के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से कहा, बीबी आजकल मुल्क में दुश्मन के कुछ ऐसे खतरनाक आदमी सरहद पार करके आ गए हैं, जिनका काम मुल्क में धमाके करके बेगुनाह लोगों पर हमले करके यहाँ खौफ व हरास फैलाना है। ये लोग बच्चों के अलावा बड़े बूढ़ों को भी अगवा करके ले जाते हैं। तुम इन दहशतगर्दों के साथ कुछ देर रही हो, क्या तुम्हें याद है कि इन लोगों के खुफिया ठिकाने मुल्क में कहाँ कहाँ हैं? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इन लोगों ने ही अगवा किया हो और किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ हो। राम दुलारी सब कुछ समझ रही थी कि ये ऑफिसर उससे क्या मालूम करना चाहता है। उसने पहले ही से अपने जहन को तैयार कर लिया था कि वो इन लोगों को भूल भुलैयों में डालकर खुद उनके राज मालूम करने की कोशिश करेगी। उसने यही किया। कहने लगी, खुदा इन काफिरों का बेड़ा गर्क करे, ये मुझे अगवा करके सबसे पहले कराची ले गए थे। वहाँ समंदर के किनारे एक वीरान जगह पर एक अस्तबल में इनका खुफिया ठिकाना था। वहाँ पहले से कुछ लोग जो हिंदू थे मौजूद थे। उसके बाद ये मुझे रावलपिंडी ले आए। वो मुझे बंद गाड़ी में लाते ले जाते थे। मुझे इनकी बातों से पता चलता था कि ये फलां शहर है। वहाँ उन्होंने मुझे हफ्ता 10 दिन रखा। उसके बाद जेहलम के करीब एक जंगल में ले आए जहाँ बड़े दरख्त थे। वहाँ भी पहले से इनके साथी मौजूद थे। वहाँ इन्होंने मुझे 4 दिन रखा और फिर लाहौर ले आए।
لاہور سے پھر مجھے وہ یہاں لے آئے جہاں سے آپ لوگوں نے مجھے ان کافروں کی قید سے رہائی دلائی۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، میں تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا کیا تم ہمیں وہ جگہ دکھا سکتی ہو جہاں جہاں یہ دہشت گرد تمہیں لے کر گئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جگہ سے تمہارے ماں باپ کا سراغ مل جائے۔ رام دلاری کمانڈنگ آفیسر کو غور سے دیکھنے لگی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔